So hello guys, welcome back to the channel. Myself Amar Jagde. And myself Sabresh Iyer. We are final year MBBS student at Grand Government Medical College and Sir JJ Group of Hospitals. So बहुत सारे लोगों को रिसर्च करना होता है MBBS में आके, पर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कैसे रिसर्च की जाए, क्या क्या फैसिलिटीज होती है, किसको अप्रोच किया जाए या फिर कैसे आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं. तो सबरेश को अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है रिसर्च का, तो वो आपको बताएगा क्या क्या रिसर्च फैसिलिटीज, कैसे अप्रोच करना होता है, क्या अप्रोच रखना होता है. तो मूविंग ऑन टू सबरेश. तो हेलो एवरीवन. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक बार जब आप मेडिकल कॉलेज में आ जाते हो तो मेडिकल एजुकेशन का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट हो गया है रिसर्च. ठीक है, जिस तरीके के जनरेशन में हम जी रहे हैं अभी करंटली, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है. पहले पहले कैसा होता था कि जो भी चीज़ें लोगों को पता चलती थी या फिर जो भी चीज़ें डॉक्टर डिस्कवर करते थे, ऑल दोज वेर बेस्ड ऑन क्लिनिकल थिंग्स. मतलब उन्होंने ओपीडी में कोई केस देख लिया या फिर उन्होंने कभी वार्ड में कोई केस देख लिया या फिर कोई इमरजेंसी पे केस देख लिया, उस बेसिस पे वो लोग सोचते थे कि अच्छा इस रिस्क फैक्टर की वजह से या फिर इस चीज़ की वजह से ये डिजीज हो सकती है या फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है. बट आजकल के ज़माने में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया है, जहाँ पे नॉट जस्ट नॉर्मल पीपल जो एज पेशेंट्स आते हैं, बट इवन डॉक्टर्स या फिर कोई भी पर्सन फ्रॉम अ प्रोफेशनल फील्ड, उन्हें जानना ज़रूरी होता है कि कितने केसेस आपने देखे हुए या फिर कितने चीज़ें इसके बारे में जर्नल्स में या फिर न्यूज़ में या फिर कहीं पे भी पब्लिश हुई है. और ये सब चीज़ें जब हम एक एविडेंस के द्वारा प्रेजेंट करते हैं दुनिया को, तब उन्हें जाके यकीन होता है कि अच्छा इसके वजह से ऐसी डिजीजेस हो सकती है, ऐसी बीमारियां हो सकती है और इसका ये इलाज है या फिर इसका ये सोल्यूशन है. तो दैट इज द प्लेस वेयर रिसर्च प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. रिसर्च एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एंड मेडिकल कॉलेज में आने के बाद रिसर्च ना कि सिर्फ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए बट बहुत सारी चीज़ों में आगे भी यूज़ हो सकता है. जैसे आपको किसी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है, जैसे पेपर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन या फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन या फिर केस प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन्स. अगर आप कभी फॉरेन में जाके मेडिसिन परस्यू करना चाहते हैं, जैसे हाँ, क्योंकि यूएसएमएलई में क्राइटेरिया होता है कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स आपको पब्लिश करने होते हैं अगर आपको सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होता है. तो कहीं पे भी आप फॉरेन में जाते हो, इंडिया के कंपैरिजन में फॉरेन कंट्रीज की मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है. बट वन ऑफ द मेन रीजंस क्यों पीपल रिसर्च करते हैं, क्यों मेडिकल स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरेस्ट. रिसर्च एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. जो पहले के रिसर्च पेपर्स पढ़ना, जाके ओपीडी या वार्ड में या फिर कहीं और पे ओटी वगैरह में जाके उसके बारे में डेटा का कलेक्शन करना या फिर जनरल पॉपुलेशन में जाके डेटा कलेक्ट करना, फिर उसके एक्सेल में या फिर स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर में उसके बहुत सारे परसेंटेजेस और ग्राफ्स वगैरह निकाल के इलेक्टिव्स में किया था. तो ये सब जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं रिसर्च, और आजकल के ज़माने में रिसर्च हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि इतने सारे एडवांस सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, इतने सारे एआई सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आजकल लोगों को रिसर्च करने में मज़ा आता है. हाँ. तो इसीलिए रिसर्च इज़ वेरी नेसेसरी. रोकना चाहूँगा, कुछ एआई सॉफ्टवेयर्स बता सकते हो क्या जो रिसर्च में हेल्प करते हैं? सबसे बड़ा एआई सॉफ्टवेयर जो आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं वो है चैट जीपीटी. चैट जीपीटी में जब आप कोई भी रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो या फिर कोई भी पेपर्स के बारे में या फिर किसी हेल्थ कंडीशन के बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप चैट जीपीटी को पूछोगे, वो आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में भी बताएगा और वो आपको सोर्सेज भी बताएगा कि कहाँ से उसने वो डेटा निकाला है. बट चैट जीपीटी इज़ नॉट कम्प्लीटली रिलायबल. ठीक है, तो मैं तुझे एक लिस्ट दे दूंगा जितने भी एआई सॉफ्टवेयर है उसके क्या यूसेज है, तो तू यू कैन वीडियो के लास्ट में तू एक टेबल के फॉर्म में डाल सकता है. दोज आर वेरी रियली इंटरेस्टिंग एआई सॉफ्टवेयर जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है. बट इफ़ यू गाइज स्टार्ट यूजिंग इट, यू ऑल्सो कैन बिकम वेरी प्रोफिशिएंट एंड वेरी गुड इन रिसर्च. और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कन्वेंशनली आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो आपको बस इनपुट देना पड़ेगा कि आपको जस्ट फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, जो रिटर्न वर्क है या फिर वो सॉफ्टवेयर करके देगा. तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अभी तो आपने देख लिया कि रिसर्च ज़रूरी क्यों है. अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि रिसर्च करने के स्टेप्स क्या है, जो मेथोडोलॉजी होती है रिसर्च करने की, कहाँ कहाँ आपको जाना होता है, वो सब मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ. तो जब आप आते हो रिसर्च करने के लिए, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको मन में रखना है कि आप
किस फील्ड में या फिर किस डिपार्टमेंट के अंदर आपको रिसर्च करने की इच्छा है या फिर किसके अंदर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा। जैसे कुछ लोगों को सर्जरी में करने की इंटरेस्ट होती है, कुछ लोगों को मेडिसिन का इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग साइकेट्री में जा सकते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ही नहीं बट प्री पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में भी रिसर्च करते हैं। और सबसे बड़ा जो फील्ड रिसर्च में हेल्प करता है और बहुत सारे आपको टॉपिक्स भी देता है वो है कम्युनिटी मेडिसिन, जिसको हम पहले प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पीएसएम भी बोलते थे। पीएसएम डिपार्टमेंट में बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स है और पीएसएम में वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रिसर्च, जो आपको स्टडीज के बारे में, जो बायोस्टैटिस्टिक्स होता है उसके बारे में, जो कैसे आपको रिसर्च करना होता है, क्या क्या अलग अलग टाइप के स्टडी डिजाइंस होते हैं, कौन से फील्ड में आप रिसर्च करते हैं, सब आपको पीएसएम बताता है। ठीक है। और उसके अलावा पैथोलॉजी में, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग रिसर्च टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड, जो आपको सबसे पहले डिसीजन लेना है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में या फिर कौन से फील्ड में रिसर्च करना। उसके बाद हमारे कॉलेज में हर एक डिपार्टमेंट्स के अलग अलग जो बिल्डिंग्स है, जो डिपार्टमेंटल ऑफिसेस है, जो प्रोफेसर के केबिन्स है, सारे ही प्रोफेसर्स नॉट जस्ट प्रोफेसर्स, इवन जो जूनियर रेसिडेंट्स है, सीनियर रेसिडेंट्स है, वो लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं रिसर्च करने के लिए, क्योंकि रेसिडेंट्स खुद अपने पीजी प्रोग्राम के अंडर एक रिसर्च का उन्हें थीसिस लिखना पड़ता है अगर उन्हें पास होना होता है तो। एंड प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स एक्टिवली स्टूडेंट्स को बोलते हैं उन्हें अप्रोच करने अगर उन्हें रिसर्च करना है तो हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स हैं काफ़ी वेलकमिंग है, काफ़ी हेल्पफुल है। और आप अगर उनको जाके बोलोगे कि आपको इस टॉपिक पे या फिर इस फील्ड में आपको रिसर्च करना है, वो ना जस्ट आपको सिर्फ टॉपिक में मदद करेंगे बट ऑल्सो कहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, किस तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आगे जाके आपको अलग अलग स्टेप्स में जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा वहाँ आप किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सब डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोफेसर आपको दे देंगे, बिकॉज दे आर सो इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड दे ऑल्सो वॉन्ट कि स्टूडेंट्स पीजी में रिसर्च ना करे बल्कि यूजी से ही रिसर्च करना शुरू करे, ताकि पीजी में आके थीसिस लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। एंड यूजी में रिसर्च करना इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू आर वेरी न्यू टू दिस, और आपको एक अंदर से एक इच्छा जागती है कि आप कुछ अलग कर रहे हो, सिर्फ बैठ के टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ रहे या फिर सिर्फ बैठ के मैरो के वीडियोस नहीं देख रहे या फिर कोई भी इसके वेबसाइट या ऐप के आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, आप उससे बढ़कर कुछ अलग आप कर रहे हो। तो दैट इज द सेकेंड स्टेप। सो फर्स्ट आपने टॉपिक चुना, सेकेंड आपने जाके किसी प्रोफेसर या डिपार्टमेंट को अप्रोच किया। जो तीसरी चीज आपको करनी होती है कि आपको अपने जो आप रिसर्च करने वाले हो, आप डिपार्टमेंट में जाने के बाद जो वो बताते हैं कि कैसे क्या करना होता है, वो सब करने के बाद आपको एक डिटेल्ड सिनॉप्सिस तैयार करना होता है। सिनॉप्सिस का मतलब होता है एक समरी जो कुछ एक 20 to 25 पेजेस में एक्सप्लेन करता है डिटेल में कि क्या रिसर्च है आपका, क्या टॉपिक है, कौन कौन रिसर्च कर रहा है, अगर आप अकेले या फिर आपके साथ आपके दोस्त भी अगर रिसर्च कर रहे हो तो वो कौन कौन कर रहा है, आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, कौन से प्रोफेसर के अंदर आप रिसर्च कर रहे हो, और डिटेल में आपको उसमें एक्सप्लेन करना होता है कि आपका रिसर्च का फॉर्मेट क्या रहेगा, कि आप कौन से स्टडी पॉपुलेशन को चुन रहे हो, आप कहाँ जाके रिसर्च करने वाले हो, किस तरह का रिसर्च है, मतलब वो सिंपल गूगल फॉर्म के बेसिस पे है या फिर कोई फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे है, कि आप उनसे बात करके डेटा उनसे कलेक्ट कर रहे हो, तो कैसे डेटा कलेक्ट करने वाले हो, क्या डेटा कलेक्ट करना, एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू अलॉन्ग विद जो टाइमलाइन रहती है। मतलब सपोज अब अभी चल रहा है जून का महीना, तो आप अगर जून में स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने जून में डिसाइड किया टॉपिक करना, जुलाई में आप प्रोफेसर के पास गए, अगस्त में आपने कलेक्शन ऑफ डेटा किया, फिर सितंबर में आप उसको कंपाइल और इंटरप्रेट कर रहे हो, तो ये पूरे टाइमलाइन के साथ आपको एक सिनॉप्सिस बनाना होता है। एंड वो सिनॉप्सिस आपको सबमिट करनी होती है एक ऑफिस में जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी, दैट इज आईईसी। तो एक बार अगर आपको आईईसी का अप्रूवल मिल गया कि आईईसी ने बोल दिया आपको कि आप इस टॉपिक पे, इस स्टडी पॉपुलेशन पे आप रिसर्च कर सकते हो, तो उसके बाद आपको सीधा सीधा जिस पॉपुलेशन पे या फिर जो लोगों पे आपको रिसर्च करना है उनके पास जाना है, आपको जो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसे पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करनी है। एक बार आपने जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है वो अगर जब आपने कलेक्ट कर लिया हो, उसके बाद आपको एक चीज करनी होती है जिसको हम बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स का बेसिक मतलब ये होता है कि मेडिकल रिसर्च में जो आप डेटा कलेक्ट करते हो उसका जब आप उसे मैथमेटिक्स के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हो, दैट इज बायोस्टैटिस्टिक्स। बायो मीन्स मेडिकल एंड स्टैटिस्टिक्स मीन्स मैथमेटिक्स। तो
जो आपका डेटा आया रहेगा, कितने परसेंटेज लोगों को, सपोज आपने कोई एक रिसर्च स्टडी ली है कि आप लोग असेस कर रहे हो कि कितने स्कूल गोइंग लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का रिस्क है, तो आप बायोस्टैटिस्टिक्स से ये पता लगा सकते हो कि कितने परसेंट लड़कियां प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में जा रही है, उसमें से कितने परसेंट लड़कियां लोअर इकोनॉमिक स्टेटस, हायर इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करती है, एंड कितने परसेंट लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का रिस्क है। और आप उसको रिलेट भी कर सकते हो कि हायर इकोनॉमिक क्लास में ज्यादा सर्वाइकल कैंसर का रिस्क है कि लोअर इकोनॉमिक स्टेटस में ज्यादा सर्वाइकल कैंसर का रिस्क है। तो ये सब जो हम एसोसिएशन बिठाते हैं, ये सब जो हम रिलेटिविटी बिठाते हैं डेटा के इस पे, दैट इज ऑल्सो बायोस्टैटिस्टिक्स। एंड यही मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, टू फाइंड आउट एसोसिएशंस, मतलब एक दूसरे बीमारियों के बीच में, या फिर बीमारी और उसके रिस्क फैक्टर्स के बीच में, या फिर बीमारी और उसके साइड इफेक्ट्स के बीच में, या फिर दवाइयों और उसके साइड इफेक्ट्स के बीच में हम कोई रिलेशन बिठा सके। एंड उस हिसाब से ही हम डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आगे आपको क्या ट्रीटमेंट करना होता है, कैसे आपको फॉलोअप लेना होता है, और किन किन लोगों के पास आप जाके अपना ख्याल रख सकते हो, क्या आप अपना डायग्नोसिस करा सकते हो ताकि आप उस पर्टिकुलर बीमारी से बच सके। और यही रिसर्च का इस जमाने में, जो हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की भी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, दिस इज व्हाट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि आपके पास पूरा डेटा है और आप उस डेटा को पूरे पॉपुलेशन पे लगा रहे हो, ताकि वो सिर्फ डेटा ही नहीं, बाकी पूरी दुनिया की आप जान बचा सकते हो। एंड दिस इज वाई रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने देख लिया कि रिसर्च एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और आगे जाके एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। बट अपने मेडिकल एजुकेशन में अगर आप सोच रहे रहेंगे कि यूजी में ही रिसर्च करके आपको क्या फायदा होगा, क्यों हम सिर्फ पीजी में जाके, जब हम एक्चुअली एमबीबीएस पास करके जब हम डॉक्टर बन गए तभी क्यों ना रिसर्च करूं, पहले से ही रिसर्च क्यों करनी है। तो यूजी में रिसर्च करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट बेनिफिट इज कि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, बहुत सारे एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लेने का मौका मिलता है। नॉट जस्ट इन मुंबई, पर मुंबई के बाहर भी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, सबका एक एकेडमिक इवेंट होता है जहां पे सिर्फ रिसर्च पेपर्स हो गए, केसेस हो गए, क्विजेस हो गए, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत सारे सीएमई के लेक्चर्स होते हैं। ये सब जो होता है, ये होता है एक एकेडमिक इवेंट में, और इन सारे एकेडमिक इवेंट्स में आप जाके अपना रिसर्च प्रेजेंट कर सकते हो। एंड वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो आप रिसर्च करके पार्टिसिपेट कर सकते हो इज अ सिंपोजियम। आई माई सेल्फ, जो हमारे कॉलेज का ऑफिशियल सिंपोजियम टीम है, उसका मैं पार्ट हूँ। सिंपोजियम का मतलब होता है कि रिसर्च करने के बाद आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पीछे एक वीडियो चलता रहेगा, और आप उस वीडियो के साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप अपने रिसर्च को प्रेजेंट करते हो और दुनिया को बताते हो कि इस रिसर्च करने का आपके पीछे का मकसद क्या था, आपके पीछे का वो पहले रीजन क्या था कि आपने ये रिसर्च किया है, और कैसे ये पूरे पब्लिक को बेनिफिट करेगा। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट्स इन विच यू कैन टेक पार्ट ऑफ आफ्टर डूइंग अ रिसर्च। तो एकेडमिक इवेंट्स हो गए, सिंपोजियम कॉम्पिटिशन्स हो गए। आप काफ़ी बार हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे मेरे सीनियर्स हैं जो रिसर्च करके फॉरेन में जाके अपने पेपर्स प्रेजेंट करके आए, जैसे फिलीपींस में, जैसे रशिया में, जैसे यूएस में, और वहाँ जाके उन्होंने हमारे कॉलेज को बहुत सारे प्राइजेस दिए हैं फॉर डूइंग रिसर्च। हमारे कॉलेज का सर्जरी डिपार्टमेंट स्पेशली हैज रिसेंटली वॉन एन अवार्ड फॉर प्रेजेंटिंग अ रिसर्च पेपर इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्जिकल कॉन्फ्रेंसेस होस्टेड इन द यूएस, जिसका नाम है सेजिस, SEGIS। अगर आप डालोगे तो आपको दिखेगा कि ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने वहाँ पे एक प्राइज जीता हुआ है फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च ऑन सर्जरी। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जीते हुए फॉरेन में जाके, ऑल ओवर इंडिया में जाके अपने पेपर्स प्रेजेंट करके। सो दैट इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग, बिकॉज नॉट जस्ट वो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, बट वो आपके CV को भी काफ़ी स्ट्रांग बनाता है आगे जाके जॉब एप्लीकेशंस के लिए, या फिर आगे जाके अगर आपको फॉरेन में मेडिकल करना है, USMLE देके, प्लैब देके, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प होती है CV में। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं रिसर्च करके, क्योंकि रिसर्च आप सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि काफ़ी जगह पे करते हो, काफ़ी लोगों की मदद लेके करते हो। तो ये जो
कॉन्टैक्ट्स आपके बनते हैं लोगों के साथ, वो भी आगे जाके बहुत ही यूजफुल होता है। जब आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, जब आप एक कंसल्टेंट बनने वाले हो, आपके पास ये कॉन्टैक्ट्स ही है जो आगे जाके आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, या फिर कहीं पे आपको क्लिनिक्स खोलने में, या फिर कुछ भी आगे जाके जो आपको बहुत बड़ा करना है अपने लिए, बहुत नाम कमाना है आपके लिए, आपको भी पता है कि कॉन्टैक्ट्स कितने नेसेसरी है। एंड रिसर्च हेल्प्स यू इन मेकिंग दोज कॉन्टैक्ट्स, मीटिंग न्यू पीपल, meeting very famous people who have done a lot of things in the field of medicine, जो जिन्हें हम बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, उन सब से आप मिल सकते हो, उन सब से आप बहुत सारी जानकारी दे सकते हो। तो यूजी में रिसर्च करने के दीज आर जस्ट फ्यू रीजंस, बहुत सारे रीजंस है जो यूजी में रिसर्च करके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड दिस इज द वे you can carry out your research programs if you come to Grand Government Medical College. You have a lot of people to help you out in research, and I feel कि आपको यहाँ पे किसी की भी हेल्प की कमी नहीं पड़ेगी। तो ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब आप रिसर्च करते हो तो ना कि सिर्फ डिपार्टमेंट्स ही, बट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रिसर्च में आप नहीं सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा। विथ ऑल द फैसिलिटीज़ एंड विद ऑल द हेल्प दैट यू नीड, वेलकम टू माइस लैब्स। MICE stands for Medical Innovation, Creativity and Entrepreneurship Labs. MICE Labs एक organization है which was started as a mentorship organization to help people in research or to help medical students in research. MICE Labs आपको रिसर्च में कैसे मदद करेगा? MICE Labs ना कि आपको डिपार्टमेंट्स में प्रोफेसर्स के या फिर रेसिडेंट्स के आपको कॉन्टैक्ट्स देगा, बट आप रिसर्च और डेटा एंट्री के बाद अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में मदद चाहिए या फिर आपको रिसर्च को कंपाइल करने में, रिसर्च पेपर लिखने में या फिर उसको पब्लिश करने में कोई हेल्प चाहिए, A to Z आपको MICE Labs हेल्प करेगा। माइस लैब्स की जो प्रोग्राम मैनेजर है यहाँ पे जो है डॉक्टर जीनल पुनामिया मैम, शी इज़ अ वेरी स्वीट, वेरी वेलकमिंग एंड अ वेरी knowledgeable person. She has helped us, not just me, but many people who have done research at Grand Government Medical College to successfully publish papers. And the most special thing about MICE Labs is that MICE Labs just does not help in medical research, but also helps UG medical students to connect to engineering interns, to engineering mentors, and help medical students develop innovations. इन दिस जनरेशन, इस ज़माने में इनोवेशंस ही है जो बहुत सारे मेडिकल चीज़ों को मेडिकल डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है या फिर ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है। जैसे आजकल जब भी लोग ओपीडी में जाते हैं किसी कोई भी केस है या फिर कोई भी बीमारी देखे, सबसे पहले डॉक्टर आपको क्या बोलता है? एक्सरे निकाल के जाइए, सोनोग्राफी निकाल के जाइए, CT MRI निकाल के जाइए। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको डायग्नोस करने में हेल्प करती है। बट ये जो इनोवेशंस है जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स बीमारियाँ की जांच पड़ताल में यूज़ करते हैं, वो होगा जब आप लोग कनेक्ट करोगे इंजीनियर्स से, बिकॉज इंजीनियर्स ही है जो आपको ये इनोवेशंस बना के देंगे। एंड यहाँ यही वो एरिया है जहाँ माइस लैब्स आपको हेल्प करेगा। माइस So as I was saying, here we are inside MICE Labs. जैसे कि आप देख सकते हैं, MICE Labs जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्लिप में भी बताया था, helps you to do research not just in form of publishing a paper and writing a paper, but also in innovations. जैसे कि आप मेरे आसपास में देख सकते हैं, काफ़ी कुछ innovations, काफ़ी कुछ मॉडल्स, काफ़ी कुछ 3D प्रिंटिंग मॉडल्स आप देख सकते हो जो कि एक बेसिकली वर्किंग प्रोटोटाइप है ऑफ समथिंग विच यू एक्चुअली यूज़ नाउ इन योर मेडिकल फील्ड। जो भी चीज़ें अभी आप एक रिसेंट मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हो वो एक प्रोटोटाइप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था यहाँ हमारे माइस लैब्स में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास यहाँ पे मैनेकिन्स है जिसमें आप लोगों को CPR की ट्रेनिंग देते हो जब भी लोगों को कोई हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उनकी जान बचाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कितने ही सारे ऑर्गन्स के 3D मॉडल्स प्रिंटेड है। जब भी आप फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स को एनाटॉमी पढ़ाते हो तो यही सब मॉडल्स है जो आप यूज़ करते हो उन्हें एनाटॉमी पढ़ाने में। यहाँ पे इतने सारे 3D प्रिंटर्स है और काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स है जो आपको अपने इनोवेशन के वर्किंग प्रोटोटाइप्स बनाने में हेल्प करेंगे। और यही वर्किंग प्रोटोटाइप्स है जो आप जाके मेडिकल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में, हैकेथॉन्स में आप जाके प्रेजेंट करते हो एंड यू गेट प्राइजेस। Mice Labs does not just help you in building these prototypes but also publishing research papers and doing numerous other activities। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितने ही सारे हमारे रेसिडेंट्स के थीसिस वगैरह है। एक टाइम पे हमारा ग्रैंड मेडिकल कॉलेज का मैगज़ीन हुआ करता था, तो मैगज़ीन पब्लिश करने में भी माइस लैब्स ने काफ़ी हेल्प करी हुई है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ही सारे बिजनेस मॉडल्स, वेन डायग्राम्स एंड काफ़ी कुछ फ्लो चार्ट्स है जो वर्किंग प्रोटोटाइप्स है जो आगे जाके आपको फ्यूचर में बहुत सारे इनोवेशंस आपको देखने मिलेंगे। सो दिस वाज इन जिस्ट ऑफ हाउ माइस लैब्स कैन बी सो प्रोडक्टिव फॉर यू। एंड माइस लैब्स में जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर्स हैं दे आर सो वेलकमिंग एंड सो नाइस दैट वो आपको कभी भी फॉरेन फील होने नहीं देंगे, कभी भी आपको ऐसे नीचा दिखाने की या फिर ना मदद करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो आपको बहुत सारा हेल्प करेंगे, आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स देंगे और आपको कैसे क्या रिसर्च करना है उसमें भी मदद करेंगे। सो वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। आप लोग अभी सोच रहे रहेंगे कि अचानक से मैं फार्माकोलॉजी बिल्डिंग की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया था, जो तीसरा स्टेप था जो अपने सिनॉप्सिस वगैरह लिखने के बाद मैंने आपको बोला था कि आपको इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी की अप्रूवल लगेगी, वो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी है इस बिल्डिंग में। तो ये जो हमारी फार्माकोलॉजी की बिल्डिंग है ये सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी ही नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोपैथोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन भी है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च लेबोरेटरीज। यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे जो जूनियर रेसिडेंट्स है, सीनियर रेसिडेंट्स है, जो अपने थीसिस लिखते हैं यहीं आके वो अपना थीसिस को फाइनलाइज करते हैं, उसके बायोस्टैटिस्टिक्स करते हैं एंड काफी कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे रिसर्च की होती है। और इसके फर्स्ट फ्लोर पे जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी है उसके अंदर है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। तो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी जो आईईसी है वो हर एक कॉलेज में एग्जिस्ट करती है। आईईसी का काम क्या है? आसान शब्दों में आपको रिसर्च करने के लिए ग्रीन सिग्नल देना। कोई भी रिसर्च करने के पहले आपको आईईसी की अप्रूवल लगती है, नहीं तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी में एक पूरा 7 प्रोफेसर्स का पैनल बैठता है जो कि हर एक डिपार्टमेंट के हर एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल बैठती है उस डिपार्टमेंट में और देखती है कि आपने जो सिनॉप्सिस लिखी थी, जो मैंने पहले बोला था आपको, वो सिनॉप्सिस कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है और कितना बेनिफिशियल है। और उस बेसिस पे वो आप लोगों को ग्रेडिंग करते हैं, आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं और बेसिकली ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हो क्या वो की जा सकती है, क्या वो पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से करने लायक है और क्या वो आपको करनी चाहिए और आपको क्या क्या मुश्किलें या फिर बाधाएं आ सकती है। आईईसी का यही काम है। आईईसी की मीटिंग जो होती है वो हर महीने पे होती है और हर महीने जितने भी रिसर्च के प्रपोजल्स और सिनॉप्सिस यहाँ पे सबमिट होती है सबका एक स्क्रूटिनी होता है। स्क्रूटिनी का मतलब बेसिकली वो है कि वो चेक करते हैं कि आपका रिसर्च बराबर है कि नहीं है। तो यही काम है आईईसी का। तो सिनॉप्सिस बनाने के बाद जब आप आईईसी के पास आते हो मीटिंग करने तो आईईसी आपको एक ग्रीन लाइट देती है और उसके बाद आप अपने रिसर्च के साथ आगे बढ़ सकते हो डेटा कलेक्शन के लिए। तो जितने भी मैंने स्टेप्स आपको बताए एक शॉर्ट समरी दे देते हैं उसका। तो सबसे पहले अगर आपने सोचा कि आपको रिसर्च करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपना टॉपिक सोचेंगे, जो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक होगा, जो इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट होगा उसके बारे में आप सोच के रखेंगे। जैसे सर्जरी हो गई, मेडिसिन हो गया, साइकेट्री हो गई, डर्मेटोलॉजी हो गई या फिर कोई भी प्री पैरा या फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट के बारे में आप सोचेंगे। दूसरा, आपको क्या करना है? जिस डिपार्टमेंट के बारे में आपने सोचा है या फिर जिस टॉपिक के बारे में आपने सोचा है वो टॉपिक को जाके आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर को, एक लेक्चरर को या फिर किसी भी रेसिडेंट को बताना है और आपको ये दिखाना है कि आपको उस रिसर्च करने में इंटरेस्ट है ताकि वो आपके मेंटोर बन सके और वो आपको पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कआउट करने में हेल्प कर सके। एक बार उसके बाद आप क्या करेंगे? जो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी वो आप अपने मेंटोर के साथ, अपने रेसिडेंट के साथ डिटेल में बैठ के डिस्कस करेंगे कि आपको इस स्टडी पॉपुलेशन पे
इस जगह पे इस टाइम पे ये प्रॉपर मुझे स्टडी करनी है, और जिसके बीच में हमें रिलेशन बिठाना है वो रिलेशन के फैक्टर्स भी आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। वो होने के बाद आप क्या बनाएंगे, एक सिनॉप्सिस बनाएंगे। सिनॉप्सिस एक 20 to 30 पेजेस का एक पूरा बुकलेट है जो आपके रिसर्च के बारे में A to Z एक्सप्लेन करता है। एक बार आपने सिनॉप्सिस बना ली तो वो सिनॉप्सिस को आपको सबमिट करना होता है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी में, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में। जो आईसी हम बोलते हैं यही वो आईसी है। आईसी में जब आप अपनी सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे, वो सिनॉप्सिस की रिव्यू होगी। उस सिनॉप्सिस में अगर कुछ करेक्शंस रहे या फिर कुछ उन्हें डाउट्स रहे तो वो भी आपको करने बोलेंगे, और फिर आपकी होगी एक आईसी की मीटिंग जिसमें आपकी सिनॉप्सिस की स्क्रूटिनी होगी, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि आपका रिसर्च करने लायक है, क्या आप कर सकते हैं, क्या उसे करनी चाहिए एथिकली और इंस्टीट्यूशनली, और फिर आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलती है रिसर्च करने के लिए। आईसी का अप्रूवल मिलने के बाद यू आर ऑल गुड टू गो टू डू योर डेटा कलेक्शन। तो मेंटोर के साथ जहां पे भी आपको डेटा कलेक्शन करनी है, जैसे कि वार्ड हो गया, ओपीडी में हो गया, इमरजेंसी में हो गया, ऑपरेशन थिएटर में हो गया, या फिर कोई भी जनरल पॉपुलेशन में भी हो गया, वहां जाके आपने जो अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी डिसाइड की है उसके हिसाब से आप कलेक्ट करेंगे डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बाद या तो आप जा सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में, या फिर आप जा सकते हैं माइस लैब्स में। माइस लैब्स में आपको सिर्फ बायोस्टैटिस्टिक्स में ही नहीं बल्कि आप और क्या नया इनोवेशन ला सकते हो उस रिसर्च में, क्या आप नया कोई डिवाइस बना सकते हैं या फिर कोई नया एआई मॉडल यूज कर सकते हैं उसके लिए, वो कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में आपको हेल्प मिलेगी बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में, जहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे परसेंटेजेस, आप देखेंगे कि आपकी जो रिसर्च स्टडी है वो सफल हुई है कि नहीं हुई है, ये सब आप करेंगे। और फाइनली उसके बाद आप माइस लैब्स में बैठ के उनके मदद से आप पूरा रिसर्च पेपर लिखेंगे, और जो जर्नल्स आपको लगेगा कि आपको पब्लिश करनी चाहिए उस जर्नल में आपको पब्लिश करेंगे। एंड दैट इज हाउ यू डू रिसर्च इन अ मेडिकल कॉलेज।